दिया था, अलग अलग पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कई तरह की चीजें थी, वो सब हमने कर ही दिया था, है ना। यस सर। उसमें रेडियस का कंपैरिजन, टाइम पीरियड का कंपैरिजन, ये सारी चीजें हमने की थी। फिर पार्शियल फील्ड का भी शायद थोड़ा बता दिया था आपको कि अगर पार्शियल फील्ड हो, आधे में ना हो, तो सर्कल कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर है वो सभी को? ठीक है। यस सर। अब देखो तो सुनो, आगे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आप अब जब यस सर नो सर कर रहे हो तो मेरी इस बात का भी जवाब देना, क्या वो सीपीपी उस पे नहीं कर रहे हो क्या करंट पे अभी? अगर उन पे नहीं कर रहे हो तो फिर मैं मैग्नेट पे देना स्टार्ट करूं, मैग्नेटिज्म पे, बताओ। फिर से म्यूट हो जाते हो। अरे जो मैं पूछना चाहता हूँ वो जवाब दीजिए। ये जो मैंने पूछे टॉपिक कल क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो मुझे भी ध्यान था, ये तो बस मैं ये देखना चाह रहा था आपकी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब फिर दोबारा से आनी बंद होगी। एक बार ये बताओ, अगला सीपीपी किस पे दूं, करंट पे या इस पे मैग्नेटिक इफेक्ट पे? मैग्नेटिक इफेक्ट। ये कर लोगे, ये वाले मैग्नेटिक इफेक्ट वाले? यस सर। फिर उसमें शाम तक ही होना चाहिए। शाम तक का मतलब है रात 8 बजे तक लगा लो, 9 बजे तक लगा लो, कि कुछ तो होगी भाई, ये मेरे डाउट्स आए हैं और मैं लगभग व्हाट्सएप पे सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, और वो एक दो ही बच्चे हैं जो डाउट पूछ रहे हैं। जो कितने डाउट पूछे मैं सारे जवाब दे रहा हूँ उसपे, और इतनी क्लास में से एक दो स्टूडेंट ही पूछ पा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दो। हो सकता है आज के सीपीपी में कुछ मिक्स कर देंगे, कुछ करंट से भी कुछ वहां से भी, दोनों चीजें चलेंगी, लेकिन आप एटलीस्ट वो काम करते चले रोज। अच्छा, कल हमने ये सीखा कि पार्शियल फील्ड में पूरा सर्कल तो नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो भी वो फील्ड के अंदर चलेगा वो सर्कुलर ही चलेगा। वहां तक शायद सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्लीक एंट्री। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्लीक एंट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्लीक एंट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं कि ये क्या चीज है। ऑब्लीक एंट्री का क्या मतलब है? देखो, सपोज कीजिए बी किसी भी डायरेक्शन में आपने लगा रखा है। जैसे मैं कहूं कि बी ऊपर की तरफ है, आप आगे की तरफ भी बना सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी ऊपर की तरफ। और ऑब्लीक एंट्री का मतलब है कि ना तो मैं बिल्कुल इसके पैरेलल एंट्री दे रहा हूँ 0 या 180 डिग्री पे, और ना परपेंडिकुलर एंट्री दे रहा हूँ 90 डिग्री पे। ना तो पैरेलल एंट्री दे रहे हैं, ना परपेंडिकुलर एंट्री दे रहे हैं। ये आपका होता है ऑब्लीक एंट्री। किसी भी एंगल पे आप इसको एंट्री देंगे, इस फील्ड में चार्ज पार्टिकल को। तो अब देखते हैं कि भाई इसका पाथ कैसा होना है, किस तरह से मूव करेगा। देखिए, सपोज यहां से उसने एंट्री ली इस तरह से, चार्ज है क्यू एम और इसकी वेलोसिटी थी वी, और ये एंगल फील्ड के साथ उसका एंगल है थीटा। फील्ड के साथ उसका एंगल है थीटा, और मान लो कि चार्ज पॉजिटिव, लेट क्यू बी पॉजिटिव। ये हमने मान लिया कि चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखो, आपको पाथ देखना है। अगर मान लो v पैरेलल टू b होता, तो जवाब देते चलना, अगर v पैरेलल टू b होता तो पाथ कैसा होता, बताओ। स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन, अगर v पैरेलल टू b होता तो पक्की बात है कि पाथ स्ट्रेट लाइन होता। अगर v परपेंडिकुलर टू b होता तो पाथ कैसा होता? सर्कुलर। सर्कुलर। यहाँ दोनों चीजें एक साथ होंगी, यहाँ दोनों चीजें एक साथ होंगी। आप v के कंपोनेंट कर लो, v का इधर की तरफ कंपोनेंट v cos थीटा, एंड v का इधर की तरफ कंपोनेंट v sin थीटा। v cos थीटा ऊपर, v sin थीटा उधर। ये हमने v के दो कंपोनेंट किए। अब जो v cos थीटा कंपोनेंट है वो तो v के पैरेलल है, तो उसकी वजह से तो कोई फोर्स लगेगा नहीं पार्टिकल पे, तो उसकी वजह से तो वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में v के पैरेलल चलता रहेगा। लेकिन जो v sin थीटा है वो परपेंडिकुलर है, तो वो सर्कल में घुमाएगा। वो देखो, एक बार उसका सर्कल आप आइडेंटिफाई करो, इसका सर्कल, इसके सर्कल का सेंटर किधर होगा? v sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से जो सर्कल है, v क्रॉस b करके देखो, v sin थीटा क्रॉस b।
बाहर की तरफ आउटसाइड होगा सर। है, किधर होगा? दोबारा देखो, v sin थीटा क्रॉस b, अच्छा इसको बाहर बोल रहे हो, ठीक है। v sin थीटा क्रॉस b हमारा ये बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ है तो ये पार्टिकल कैसे चक्कर काटेगा? ये पार्टिकल यूं चक्कर काटेगा, यूं, समझ गए हो आप? इस तरह से बोर्ड से बाहर निकलेगा और यूं चक्कर काटेगा और इस तरह से सर्कल पूरा करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? इस v sin थीटा क्रॉस b अगर आप करते हो तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ आने का मतलब है कि ये यूं चक्कर काटेगा, यूं। लेकिन एक दिक्कत है इस सर्कल में, जब वो यूं चक्कर काट के दोबारा वहां पहुंचेगा तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, थोड़ा आगे जा चुका होगा। क्यों आगे जा चुका होगा बताओ? किस वेलोसिटी की वजह से आगे जा चुका होगा? v cos थीटा की वजह से। तो ये सर्कल नहीं, इस तरह का इसका राउंड होना ही है। हमें लगेगा कि ये सर्कल है, लेकिन जब भी सर्कल पूरा होने को होगा ये अगली बार कुछ आगे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? थोड़ा सा इधर की तरफ झुक गया है, लेकिन ये सीधा बनेगा। ये जो इसका पाथ होना है इस तरह का होना है, एक बाहर की तरफ, ये अंदर से बाहर की तरफ एक सर्कल में आता है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर जाएगा। शुरू नीचे से कर रहे हैं, शुरू नीचे से कर रहे हैं, लेकिन एक राउंड पूरा होने पे नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर पहुंच गए। ये बोर्ड के पीछे गया, ये बोर्ड के बाहर है, वो डैश वाला हिस्सा बोर्ड के पीछे। अगली बार फिर दोबारा जब ये निकलेगा कुछ ऊपर से निकलेगा, लेकिन और ऊपर ही जाके। ये बताओ पाथ आ रहा है क्या समझ में? कैसा होगा? हाँ जी बोलिए, ये पाथ क्लियर हो रहा है किस तरह का बनेगा इसका? यस सर। इस पाथ का नाम होता है हेलिक्स। हेलिक्स और हेलिकल पाथ, हेलिक्स या फिर हेलिकल पाथ। इसका मतलब इस बी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी की वजह से जो यहाँ पे जो पाथ होना है, ना तो स्ट्रेट लाइन ना सर्कल, दोनों का रिजल्टेंट आएगा और वो पाथ हो जाएगा आपका हेलिकल पाथ। अगर मैं इनको नाम दूं, ये v पैरेलल और ये v परपेंडिकुलर, तो v परपेंडिकुलर तो घुमा रहा है सर्कल में और v पैरेलल चला रहा है आगे। तो एक बार आप इस सर्कल का रेडियस बताओ, अगर मैं इस सर्कल का रेडियस लिखना चाहूं तो क्या होगा? किस कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर पाथ हो रहा है? वेलोसिटी के किस कंपोनेंट की वजह से? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो फॉर्मूला बनेगा m इंटू वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, यानी कि m इंटू वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अच्छा, मान लो t बराबर 0 पे पार्टिकल यहाँ था, t बराबर 0 पे उसने यहाँ से शुरुआत की, एक पूरा राउंड यहाँ आके हुआ t बराबर कैपिटल T, फिर एक और राउंड ऊपर हो गया t बराबर 2t। अब आप बताओ इस t की वैल्यू क्या होगी? टाइम पीरियड, ये जो एक एक करके टाइम पीरियड बढ़ रहा है, इस टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? टाइम पीरियड कभी भी स्पीड वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका फॉर्मूला तो क्या है? इसका फॉर्मूला तो क्या होगा? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये आपका टाइम पीरियड है। क्लियर? अब यहाँ पे एक नई टर्म डिफाइन होती है, पिच। पिच जो हम स्क्रू गोज में भी कभी पढ़ा करते थे। ये जो दो इस तरह के सर्कल्स बने हैं, इनके बीच के गैप को बोलते हैं पिच। यहां से लेके यहां तक इस डायरेक्शन में जो गैप है, दिस इज पिच। अगेन दिस इज पिच, ये इसकी पिच है। तो एक बार आप यहाँ बताओ पिच की वैल्यू क्या होगी? इस हेलिकल पाथ के पिच की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ v पैरेलल एंड कैपिटल T? इन टर्म्स ऑफ v पैरेलल एंड कैपिटल T पिच क्या होगी बताइए? इन टर्म्स ऑफ v पैरेलल एंड कैपिटल T पिच क्या होगी ये बताओ? अच्छा, इस डायरेक्शन में ये जिधर जा रहा है, क्या ये कंपोनेंट चेंज होगा टाइम के साथ? बताओ, क्या ये कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज होगा? नो नहीं। कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो t टाइम में कितना चलेगा कांस्टेंट स्पीड से? कितना चलेगा? v पैरेलल इनटू t, स्पीड कांस्टेंट है, वही पिच है। तो पिच का फॉर्मूला हो गया v पैरेलल इनटू t, यानी कि v cos थीटा इनटू t। ये आपकी होगी यहाँ पे पिच। तो ये बताओ हेलिकल पाथ में रेडियस और पिच दोनों बातें समझ में आ गई हैं कि नहीं आपको?
Yes, sir. ठीक है। अब देखो, मान लो जैसे सवाल आ जाए और आपको पाथ ही बना के दिखाना हो, या उसमें 4 ऑप्शंस हो, पाथ के डायग्राम दे रखे हो, इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, सपोज बी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और एक चार्ज पार्टिकल ने इधर एंट्री ली है, यहाँ QM, और v वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल थीटा। अब बोला है कि भाई इसका पाथ ट्रेस कीजिए, इसका पाथ कैसा बनेगा वो हमें दिखाना है। तो सबसे पहली बात, आप v के 2 कंपोनेंट करेंगे। इधर वाला कंपोनेंट v cos थीटा, जिसको मैं v पैरेलल बोल रहा हूँ, और इधर वाला कंपोनेंट v sin थीटा, जिसको मैं v परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ। एक v पैरेलल, एक v परपेंडिकुलर। किस कंपोनेंट की वजह से सर्कल बनेगा? v Perpendicular. उस सर्कल का सेंटर किधर होगा बताओ? उस सर्कल का सेंटर किधर होगा? B की डायरेक्शन में. ना, v की डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता। v क्रॉस v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v एंड परपेंडिकुलर टू v, दोनों के। v परपेंडिकुलर क्रॉस v करके बताओ कि उस सर्कल का सेंटर किधर होगा, फोर्स किधर लग रहा है इस पे, सर्कुलर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, v परपेंडिकुलर ऊपर, Outside. आउटसाइड भी नहीं लग रहा, 2 गलत जवाब आ चुके हैं। v परपेंडिकुलर ऊपर, v आगे, v परपेंडिकुलर क्रॉस v किधर होगा? बताओ किधर होगा? अब तो मैंने बताया, अंदर की तरफ। तो एक बार में देखना आना चाहिए कि v परपेंडिकुलर क्रॉस v अंदर। एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर तो होगा अंदर, परंतु v पैरेलल उसको आगे भी खींच के ले जाएगा। तो वैसे तो वो सर्कल अंदर से घूम के बाहर निकल के यही आना था, लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा आगे मिलेगा। यानी कि इसका जो पाथ होगा ये कुछ आगे की तरफ झुका होगा, सर्कल की तरह ये चलना चाह रहा होगा, लेकिन ये कुछ आगे की तरफ झुका होगा, और ये यहाँ आके निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्योंकि भाई ये मैंने इसके टेंजेंशियल दिखाया है, पाथ तो हमेशा वेलोसिटी के टेंजेंशियल होता है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है। तो ये इस तरह का सर्कल बनेगा, एक ऐसा सर्कल जो घूमता घूमता आगे बढ़ता जाएगा। ये एक राउंड पूरा हुआ है, एक आर्क पूरी हुई है यहाँ तक। उसके बाद फिर दोबारा से यही चीज चलती रहेगी, और ये आगे निकलेगा। क्या समझ में आ गया पाथ कैसा बन रहा है? उसी पाथ को मैंने थोड़ा और ढंग से बनाया। ये लाइन बीच में है, कुछ पार्ट सर्कल का इस लाइन के पीछे है, और कुछ पार्ट सर्कल का इस लाइन के आगे। मान लो t बराबर 0 पे यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, तो जो पहला राउंड उसका कंप्लीट हुआ यहाँ नहीं हुआ, ये तो पीछे की तरफ है, ये हिस्सा तो पीछे की तरफ है, ये यहाँ पे आके पहला राउंड कंप्लीट हुआ है इस तरह से। तो ये टाइम हो जाएगा t इक्वल टू कैपिटल T। कैपिटल T की वैल्यू तो होगी 2πm अपॉन QP। अब ये जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस अगर मैं बताऊं, उसी डायग्राम को मैंने अब थोड़ा दूसरे ओरिएंटेशन के साथ दिखा दिया ताकि आपको ये समझ में आए। रेडियस विल बी इक्वल टू m इंटू v परपेंडिकुलर v sin थीटा अपॉन QB, एंड पिच ऑफ द हेलिक्स जो बनेगी, वो हो जाएगा v पैरेलल इंटू t। v पैरेलल इंटू t का मतलब है, v पैरेलल मतलब v cos थीटा, और इंटू t मतलब 2πm/QB। आप बताओ ये ओब्लिक एंट्री वाले केसेस समझ में आ गए हैं कि नहीं? Yes, sir. ओब्लिक एंट्री क्लियर है Yes, सभी sir. को? अब ये बताओ, ये पिच कांस्टेंट रहेगी कि वेरिएबल है? इस हेलिक्स की जो पिच है, Constant. क्या उसको कोई और फील्ड लगा के वेरी किया जा सकता है इस पिच को? यस सर। और फील्ड लगा के, मान लो मैं इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दूं। सपोज मैंने इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दिया, अब क्या होगा? अगर मैं इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लगाऊं तो अब क्या होगा? एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स इस आगे की तरफ लगता चलेगा। अब आगे की तरफ फोर्स अगर लगेगा तो इस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु ये कंपोनेंट बार बार चेंज होता चलेगा। उस पे फर्क तो नहीं पड़ा, परंतु ये वाला कंपोनेंट लगातार बढ़ेगा क्योंकि फोर्स आगे लग रहा है।
तो ये बन जाएगा हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच। पहले पिच कम होगी, अगली बार पिच ज्यादा होगी, अगली बार पिच और भी ज्यादा होगी। तो समझ में आया कि पिच कैसे चेंज की जा सकती है इसकी? दोबारा बता दो सर एक बार। देखो पहले तो ये बताओ क्या पिच कांस्टेंट है इस केस में, क्या ये क्लियर है सभी को? यस सर। ये तो क्लियर है कि पिच कांस्टेंट है। अब सुनो, मैं कहता हूं कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड के अलावा आगे की तरफ बी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है फोर्स लगाना। इधर फोर्स लगाना चार्ज पे, अगर पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस पे एक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता चलेगा आगे की तरफ, फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा आगे की तरफ। वो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है वो वी पैरेलल के अलोंग है, तो लगातार वी पैरेलल को बढ़ाता चलेगा, क्योंकि आगे फोर्स लगेगा तो वी पैरेलल बढ़ेगा और वी परपेंडिकुलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी परपेंडिकुलर तो पहले की तरह ही अपना सर्कुलर पाथ बनाए रखेगा सेम रेडियस का, लेकिन वी पैरेलल बढ़ने से जो पिच पिछली बार थी वी पैरेलल इनटू टी, यहाँ अगली बार वी पैरेलल इनटू टी आगे, लेकिन यहाँ वी पैरेलल कम है वहां वी पैरेलल ज्यादा है, तो वहां पिच ज्यादा हो जाएगी। तो एक ऐसा हेलिक्स बनेगा इसकी शुरुआत में पिच कम होगी, अगली बार पिच और ज्यादा होगी, उससे अगली बार पिच और भी ज्यादा होगी। बताइए समझ में आया कि नहीं है? यस सर। अगर डाउट है तो अभी पूछ लो दोबारा, कि मैंने इसके पिच बढ़ाने का तरीका बताया है कि अगर पिच चेंज करनी हो तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसकी पिच को चेंज कर सकते हैं। शायद तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे। इसमें मैंने आपको एक चार्ज पार्टिकल का फील्ड में मोशन के 2-3 केसेस बता दिए। अगर v पैरेलल टू बी है तो पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा, अगर v परपेंडिकुलर टू बी है तो जो पाथ है वो सर्कुलर रहेगा, और अगर ओब्लिकली इंक्लाइंड है v और b तो पाथ स्ट्रेट लाइन भी होगा और सर्कुलर भी, और उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हेलिक्स बोल देते हैं, हेलिकल पाथ। उसमें भी अगर पिच कांस्टेंट रखना चाहते हो तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मत लगाओ, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड b के अलोंग लगा रहे हो तो उससे उसकी पिच लगातार बढ़ती ही चलेगी। शायद अभी तो क्लियर है ना यहाँ तक की सारी बातें? ठीक है, अब देखो अगली चीज समझे। इसके बाद हमने मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल देख लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उससे उसका मोशन किस तरह का हुआ है। इसके बाद देखिए, मान लीजिए मैं ये पढ़ाऊं आपको कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन both E and B are present and E is perpendicular to B। ये वाला केस हम देखते हैं। दोनों E और B प्रेजेंट हैं और E परपेंडिकुलर है B के। ये वाला केस हम देखेंगे अभी। देखिए जैसे मान लो आपने दो प्लेट्स ले ली, चार्ज प्लेट्स। मैं इसमें कह रहा हूं कि ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, तो बताओ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर से किधर? एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा? किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब इसमें इसी में मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। आप डॉट ले सकते हो, क्रॉस ले सकते हो, मैं परपेंडिकुलर लेना चाह रहा हूँ। ई इधर है, सपोज मैंने क्रॉस दिखा दिया। क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को जो अंदर की तरफ। तो आप ये बताओ क्या ये अरेंजमेंट समझ में आया कि दोनों ई और बी मैंने कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाए? ठीक है, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोर्ड के प्लेन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ई तो बोर्ड के प्लेन में है और बी उसके परपेंडिकुलर है। अब मैंने माना कि भाई यहां से मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को एंट्री दे रहा हूं, यहां से मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को एंट्री दे रहा हूं विद स्पीड v। तो जैसे ही इसमें एंटर करेगा आप पहला जवाब दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल पे बताओ इसमें सोच के। आगे की तरफ। नहीं, किधर?
वी की तरफ वी की तरफ, नहीं, ई की तरफ, ई किसकी के तरफ? अपोजिट। ई के अपोजिट, हाँ। वी क्रॉस बी, वी आगे बी अंदर, तो वी क्रॉस बी ऊपर आया, वी क्रॉस बी ऊपर आया और चार्ज पॉजिटिव है। इसका मतलब जैसे ही ये पार्टिकल एंटर करेगा, इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर। कितना लगेगा बताओ, कितना लगेगा लॉरेंस फोर्स के फॉर्मूले से? अगर इसकी स्पीड v है तो कितना लगेगा? QVB। QVB, क्योंकि sin 90 डिग्री 1 है। अब ये बताओ कि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। नीचे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। एफ इलेक्ट्रिक नीचे लगेगा, कितना लगेगा एफ इलेक्ट्रिक? Q इंटू ई। क्या ये दोनों डायरेक्शन समझ में आ गई? ठीक है, तो कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा फोर्स छोटा है, वो तो V, E और V की वैल्यूज पे डिपेंड करता है, क्योंकि Q तो दोनों में सेम है, Q तो दोनों में सेम है। VB और E इनको कंपेयर करना है। सबसे पहली बात, पहला केस, इफ VB इज ग्रेटर देन E, तो बताओ ये पार्टिकल किधर बैंड होगा? इफ VB इज ग्रेटर देन E, तो पार्टिकल किधर बैंड होगा? बताते चले आप। ऊपर। ऊपर, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये गया इधर। ये वो केस है, ये वो केस है जब देखो VB ग्रेटर देन E का मतलब है V इज ग्रेटर देन E बाई। अगर V इज ग्रेटर देन E बाई V है तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ बैंड होगा। दूसरा केस, ये तो पहला केस हो गया। इफ VB इज लेस देन E, तो ये किधर बैंड होगा? VB अगर छोटा है E से तो नीचे। ये भी बड़ा हो जाएगा, नीचे। अब ये नीचे की तरफ बैंड कर गया। ये वो केस है व्हेन V इज लेस देन E बाई, ये वो वाला केस है जब V जो है वो E बाई B से छोटा है, तो ये नीचे बैंड हुआ। अब तीसरा केस, अगर आप वैल्यूज इस तरह से सेट कर देते हैं, इफ VB इज इक्वल टू E, अगर आप वैल्यूज इस तरह सेट कर देते हैं कि इफ VB इज इक्वल टू E, अब बताओ किधर जाएगा पार्टिकल? किधर जाएगा? अब सीधा निकल जाएगा, अनडेविएटेड चला जाएगा, कहीं भी बैंड नहीं होगा, बिल्कुल सीधा चलता रहेगा एंड पार्टिकल विल गो अनडेविएटेड। और इस केस में ये वो केस है जब जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो एग्जैक्टली E बाई B है। तो क्या ये अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया है कि नहीं? इस तरह से क्रॉस्ड E एंड B बोलते हैं इसे। क्रॉस्ड E एंड B मतलब E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस्ड E एंड B वाले रीजन में कैसे पार्टिकल का मोशन डिसाइड हो रहा है? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और सीधा भी निकल सकता है। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये एक फॉर्मूले की तरह काम आता है कि अगर ऐसे अरेंजमेंट में वो सीधा जा रहा है तो V इज इक्वल टू E बाई B। अगर ऐसे केस में वो सीधा जा रहा है तो V इज इक्वल टू E बाई B। अब इस तरीके से आप वेलोसिटी फिल्टर आउट कर सकते हो। मतलब मेरे पास एक बीम ऑफ पार्टिकल्स है, मेरे पास एक बीम ऑफ पार्टिकल्स है मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। कोई V E बाई B होगा, कोई V E बाई B से बड़ा होगा, कोई E बाई B से छोटा होगा। मुझे उसमें से फिल्टर आउट करनी है, मुझे सेलेक्ट करनी है एक वो वाले पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ये है। तो मैं क्या करूं, एक बैरियर यहाँ लगा दूं, एक बैरियर मतलब फाटक यहाँ लगा दूं और बीच में गैप छोड़ दूं। तो केवल बताओ कौन से पार्टिकल बाहर निकल के आ रहे होंगे? केवल कौन से पार्टिकल बाहर निकलेंगे? V इज इक्वल टू E बाई B। E बाई B। तो इस अरेंजमेंट को अगर मैं यहाँ बैरियर लगा देता हूँ तो इस अरेंजमेंट को बोल दिया जाता है वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। तो मैंने टॉपिक का नाम लिए बगैर पढ़ा के फिर लास्ट में टॉपिक का नाम बताया है कि इसको इस तरह से जाना जाता है, वेलोसिटी फिल्टर या सेलेक्टर। क्या ये क्लियर हो गया है कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, दोनों E और B प्रेजेंट थे तो वेलोसिटी
टीचर ने वेलोसिटी सेलेक्ट आउट कर दी कि भाई इस वेलोसिटी के पार्टिकल आपने बाहर निकाले। अब मैं इसका यूज दिखाता हूँ, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए आपने यहां से कोई पार्टिकल्स एंटर करवाए एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा के, मान लो ये प्लस है माइनस है और पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल बी। एक पार्टिकल को यहां से मैंने रिलीज किया Q, M, तो जैसे वो यहाँ पहुंचेगा मान लो पॉजिटिव है तभी तो आगे की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव है तो जैसे यहाँ पहुंचेगा तो बताइए इसने काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन कर दी होगी एंट्री के समय? Q इंटू वी। तो जो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की दैट इज Q इंटू कैपिटल। अब इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये एंटर कर रहा है, मान लीजिए एक ऐसे इलाके में जो मैंने वेलोसिटी सेलेक्टर अरेंजमेंट बना दिया। यहाँ पे मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि ऊपर एक प्लेट नीचे एक प्लेट, इस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है। ऊपर पॉजिटिव प्लेट नीचे नेगेटिव प्लेट और क्रॉस डायरेक्शन में बी। तो हो सकता है कोई पार्टिकल उधर बैंड हो कोई इधर बैंड हो, बिकॉज वो तो डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना। भाई काइनेटिक एनर्जी तो Q इंटू वी है, चार्ज पे डिपेंड कर रही होगी काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से ये बताओ मुझे, मैंने फिर से सामने दो बैरियर लगा रखे हैं, कौन से पार्टिकल बाहर आए होंगे जिनकी वेलोसिटी कितनी होगी? अगर इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है E और मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है B, तो कौन से पार्टिकल बाहर आए होंगे जिनकी वेलोसिटी कितनी होगी? V equals to E by V। हाँ, ये जो आपका आया V इज इक्वल टू E बाई। अब मैंने क्या किया, इससे आगे तीसरा रीजन लिया। देखो पहला रीजन वो है जहां केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन। दूसरा रीजन वो है जहां बी और ई दोनों प्रेजेंट है क्रॉस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब मैं तीसरा रीजन स्टार्ट कर रहा हूं। थर्ड रीजन होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ, दिस वाज रीजन फर्स्ट, दिस इज आवर रीजन सेकंड एंड दिस इज आवर रीजन थर्ड। जो हमारा तीसरा रीजन होगा इसमें पहले रीजन में मैंने कहा ओनली ई, दूसरे में बोथ ई एंड बी, एंड तीसरे में मैं कहता हूं ओनली बी। तीसरे रीजन में ओनली बी। मान लो ये क्रॉस वाला बी छोड़ दिया, बस इस इलाके में केवल और केवल हमने क्रॉस वाला बी छोड़ दिया इस तरह का। ये तीसरा रीजन है आपका। अब बताओ जैसे पार्टिकल एंटर किया इसका पाथ कैसा हो जाएगा? अब बताइए आप। सेमी सर्कुलर। हाँ सेमी सर्कुलर, बिल्कुल सही है। बाहर से एंट्री हो रही है इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। अब ये बताओ ऊपर मुड़ेगा कि नीचे मुड़ेगा? ये वाला ऊपर, वी क्रॉस भी ऊपर आ रहा है और चार्ज पॉजिटिव है, जो ऊपर बैंड होगा। तो असल में इसका पाथ एक सेमी सर्कल बनेगा। अब जो अच्छी लैब्स होती हैं उनमें ऐसी अरेंजमेंट होती है कि आप इस सेमी सर्कल का रेडियस कि कहाँ टकराया, कहाँ से एंट्री ली और कहाँ टकराया, वो एक स्पार्क पैदा हो जाएगी, वहां पे एक चमक सी दिखेगी, उससे आप ये डायमीटर मेजर कर लेंगे। डायमीटर मेजर किया तो मेरे पास रेडियस आ गया डायमीटर का आधा, ये मेरे पास रेडियस आ गया। अब रेडियस का फॉर्मूला तो होता है mv बाई क्यूबी, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv बाई क्यूबी। तो यहां से मैंने v की वैल्यू पुट की तो r बराबर m इंटू ई अपॉन ई बाई बी करोगे तो नीचे b का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2। सही लिखा है ना, ये ई बाई बी रख के ये हो गया। यहां से क्यू बाई एम क्या आ गया, क्यू बाई एम ई अपॉन आर बी स्क्वायर। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हिस्टोरिकल एक्सप्रेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अभी बताता हूँ। आप ये बताओ क्या यहाँ तक ये 3 पार्ट्स में ये पूरा समझ में आया अरेंजमेंट क्या था? हाँ जी बताओ। आ गया सर। पूरा अरेंजमेंट ठीक है। इस अरेंजमेंट से आपने किसी पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज निकाल लिया। स्पेसिफिक चार्ज हम किसे बोला करते थे कभी? स्पेसिफिक चार्ज
चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज अपॉन मास का जो नाम था उसे ही बोला था स्पेसिफिक चार्ज। पुराने जमाने में इसको सिग्नेचर ऑफ चार्ज भी बोल देते थे, इस तरह से है ये। क्या वही m इज इक्वल टू E अपॉन आर बी स्क्वायर, ये आया। आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल? जे थॉम जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करके उसका स्पेसिफिक चार्ज निकाल दिया था। जे थॉमसन ने क्यू बाई एम की वैल्यू निकाल दी थी, बिल्कुल इस मेथड से, बिल्कुल एग्जैक्टली इस मेथड से। ये वो मेथड है जिसकी मदद से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकाल के दिया था, ई अपॉन आर बी स्क्वायर। उन्होंने यही अरेंजमेंट लिया, पहले वेलोसिटी सेलेक्ट की, फिर उसका रेडियस डिटरमाइन किया ई को ऑफ करके, और फिर इस एक्सप्रेशन से वो क्यू बाई एम निकाल रहा है, और उन्होंने कहा ये एक नया पार्टिकल है जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। फिर क्यू की वैल्यू अलग से कब निकली, वो किसने निकाली? भाई इलेक्ट्रॉन का क्यू बाई एम तो इन्होंने निकाल दिया, जे थॉमसन ने इस चीज का यूज करके, वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज करके क्यू बाई एम निकाल दिया। उसके बाद आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो किसने निकाला था? मिलिकन। मिलिकन, हाँ बिल्कुल सही, आर ए मिलिकन, रॉबर्ट आर्थर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट सुना है ना आपने? यस सर। उन्होंने क्या किया कि मैं वो एक्सपेरिमेंट पे नहीं जा रहा हूँ अभी, उन्होंने अलग अलग वैल्यूज इलेक्ट्रॉन के चार्ज की कैलकुलेट कर दी, ये आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया, सारी वैल्यूज ले ली, फिर बताओ उसका क्या। एक बार पढ़ाया हुआ है यार ये चीज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अलग अलग वैल्यूज मान लो देखा कि किसके मल्टीपल है, ई का मल्टीपल आ रही थी 4e, ये वैल्यू आई वो ई का मल्टीपल आ रही थी 5e, तो इन्होंने यहाँ से बताया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है। अब बता दो मुझे कि HCF लिया कि LCM लिया? HCF लिया कि LCM लिया, अब तो बता दो, मैंने बता दिया था सामने देख के। HCF 2e भी ई का मल्टीपल है, 3e भी ई का मल्टीपल है, 4e भी ई का मल्टीपल है, और 5e भी ई का मल्टीपल है। तो ये अगर मैं कहूँ इन सब वैल्यूज के लिए जो ई है वो HCF है या LCM है? ई HCF, ठीक है ना? अरे इसमें क्यों घबरा रहे हो यार, इसमें जवाब नहीं दे पा रहे हो, ये तो बड़ी आसान सी चीज है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सब का भी मल्टीपल, इन सबसे भी बड़ा होता, इन सब का मल्टीपल होता तो वो LCM होता, इनसे छोटा है तो इनका फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, तो ये आपका है HCF। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में धीरे धीरे सब कुछ पता लगा था, लेकिन शुरुआत जे थॉमसन ने की थी, किस एक्सपेरिमेंट से की थी? आज आपने सामने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है जो हमने ये बोल दिया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था वेलोसिटी सेलेक्टर। आप जब अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर, यहाँ जहां भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर जहां दिया हुआ है, उसकी फिनिशिंग लाइन यही है। उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कैसे, लेकिन उसकी फिनिशिंग लाइन ये है कि जे थॉमसन ने इसी अरेंजमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकाला। क्या ये क्लियर हो गया है कि नहीं यहाँ तक? हाँ जी, ठीक है। देखो यहीं पे जब बोथ ई एंड बी प्रेजेंट हो, मैं परपेंडिकुलर की बात नहीं करता, अगर बोथ ई एंड बी आर प्रेजेंट तो जो एक्सप्रेशन बनता है फोर्स का उसे हम बोल देते हैं लोरेंट फोर्स इक्वेशन। जो एक्सप्रेशन बनता है फोर्स का दैट इज लोरेंट फोर्स इक्वेशन, और वो इक्वेशन लिखी जाएगी वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये आपका फोर्स का रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आया क्यू इंटू ई प्लस
Q इंटू V क्रॉस B। आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि F वेक्टर इज इक्वल टू Q आपने कॉमन लिया वेक्टर E प्लस V क्रॉस B। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 5 बेसिक इक्वेशंस में से एक बेसिक इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में टोटल 5 बेसिक इक्वेशंस मानी जाती हैं कि उनसे सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्क्राइब हो सकता है। तो उन 5 में से एक इक्वेशन ये होती है। क्लियर? उन 5 में से एक इक्वेशन आपकी ये होती है। एक जो आपने गॉस लॉ पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो होती है। तो बाकी भी अभी हम आगे आने वाली फिजिक्स में पढ़ेंगे और जब लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनिश करेंगे तो इन 5 इक्वेशंस को अलग से इकट्ठा करके आपको बता देंगे ये 5 है। अभी तक जो 2 आपने पढ़ी मैंने बता दी। एक तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटीग्रल ई डॉट ds बराबर q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो बहुत ही बेसिक इक्वेशन मानी जाती है। एक ये कहा जाता है कि ये काम इकट्ठा करने का काम किया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को रिलेट कर दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को जिसने रिलेट किया था उसने इनको इकट्ठा करने का काम किया था कि उनको बोला जाता है कि 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, उन्होंने 4 मैक्सवेल इक्वेशन दी थी। ये उसमें काउंट नहीं होती, ये वो भूल गए थे या उन्होंने छोड़ दी थी, जैसा भी है। 4 मैक्सवेल इक्वेशन प्लस लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन, दीज 5 इक्वेशंस कंप्लीटली डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन चारों मैक्सवेल ने नहीं दी। इन 4 में से 3.5 इक्वेशन तो किसी और ने दी थी, आधी इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी। 3.5 इक्वेशन तो किन्हीं और ने ही दे रखी है, जिसमें से एक इक्वेशन जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं दैट इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक इक्वेशन तो है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वाली। बाकी और इक्वेशंस अभी आगे आती जाएंगी, जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। अब अगर नेट फोर्स जीरो करना हो, पार्टिकल देखो पार्टिकल अनडेविएटेड गया तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो है? बताओ एक बार। कभी किसी सवाल में ये आ जाए कि पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, क्या आप ये बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो होगा? बताइए। नहीं। ऐसी अरेंजमेंट में पार्टिकल अनडेविएटेड चला गया कहीं, क्या आप ये बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो होगा? बताओ। अरे बोलो जल्दी, दो, इतना ही टाइम था इसके लिए सोचने का। सुनो, बोल सकते हैं पार्टिकल सर। नहीं बोल सकते, कारण सुनो। पार्टिकल अनडेविएटेड गया तो इसमें 2 केस होते हैं। हम श्योरली नहीं बोल सकते कि नेट फोर्स जीरो होगा। या तो नेट फोर्स जीरो होगा तो अनडेविएटेड गया, या फिर जो नेट फोर्स होगा वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर नेट फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन देखने पे तो वो अनडेविएटेड ही नजर आएगा और वो सीधा ही चला जाएगा। तो अगर पार्टिकल अनडेविएटेड गया है तो इसका मतलब ये है कि 2 केस हो सकते हैं, या तो नेट फोर्स जीरो है या फिर जो नेट फोर्स था वो उसी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा था। अब जो अभी हमने पीछे अरेंजमेंट लिया उसमें दोनों फोर्स ऊपर नीचे थे, वेलोसिटी की तरफ तो कोई था ही नहीं, तो वहां तो एक ही चांस बनता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो ही ये अनडेविएटेड जाएगा, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो फोर्स लगने का वहां सवाल ही नहीं। तो ये समझ में आ गया ये पॉइंट क्या मैं बता रहा हूँ? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये बात यूज हो सकती है। आपसे पूछा जाए कि अनडेविएटेड कौन कौन जाएंगे, एक तो ये वाला चला गया, दूसरे ऑप्शन में दे रखा हो एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है और उसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, बताओ अनडेविएटेड जाएगा कि नहीं? यस सर। ये भी जाएगा। चार्ज पार्टिकल चल रहा है और उसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है उसके चलने की डायरेक्शन में, तो इट मींस जो वेलोसिटी और फोर्स वो पैरेलल हो गए, तो इधर उधर बैंड नहीं होगा और वो सीधा ही चलता रहेगा, बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहेगा। चलो ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर तक का काम आपको आज समझ में आया। अभी मैं 5-10 मिनट कुछ और बात करता हूँ आपसे, पहले मैं इसको फिनिश कर दूं। देखो इससे जो अगला टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी साइक्लोट्रॉन। एक दिन एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था, गर्वित ने पूछा था शायद, कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हाँ जी गर्वित, आप हैं क्या यहाँ आज क्लास में? हेलो, नहीं है? एक दिन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का सवाल आया था क्या होता है, तो वैसे तो साइक्लोट्रॉन टॉपिक में जाके नाम आएगा, लेकिन हमने जो ये फॉर्मूले निकाले थे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू
2πm/qb, और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकाली थी qb/2πm, इस रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी को भी हम नाम दे देते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये जो रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी है इसको भी नाम दे दिया जाता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्यों दिया जाता है वो साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक में जाने के बाद समझ में आएगा। तो चलो आज की क्लास में मैंने जो पढ़ाया एक बार उसको कंक्लूड करें। आज एक तो ये पढ़ाया आपको कि अगर ओब्लिक एंट्री हो, वी और बी ना तो पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, तो पाथ कैसा होगा बताते चले आप। मैं एक रिवीजन ले रहा हूँ 5 मिनट। हेलिकल पाथ हेलिकल होगा विद कांस्टेंट पिच। उसका रेडियस तो होगा m इंटू वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, और उसकी पिच होगी v पैरेलल इंटू 2πm/qb। ये उसकी पिच होगी। अब इस पे मैं एक सवाल लेता हूँ, देखते हैं उसी चीज पे। देखिए ये हमने एक डायग्राम बनाया था, इस तरह का उसका पाथ है। ये एक डायग्राम बनाया, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये 1 2 3 4 पूरे हो गए। वही है कांस्टेंट पिच वाला, कोई सेम काम है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल मैग्नेटिक फील्ड है। बी इधर है और बी अंदर की तरफ है ना, बी हमने आगे लगा रखा, बी आगे की तरफ है। तो उससे ये पाथ हुआ। पार्टिकल का चार्ज क्यू मास है, ये पॉइंट है एक्स, पार्टिकल एक्स से पहुंच गया वाई, एक यहां, 2 यहां, 3 यहां, बस 3 पे ही मैं पूरा कर रहा हूँ। 3 राउंड पूरे हुए, 3 सर्कल पूरे हुए और ये वाई पे पहुंचे। अब मेरा सवाल है, पहला सवाल, इसका रेडियस बताओ क्या होगा। इस सर्कुलर पाथ जो बन रहे हैं इनका रेडियस बोलते चलो, ये तो सीखा ही आज। कितना होगा? अगर एंगल ये थीटा है तो इसका रेडियस कितना होगा? mv sin थीटा बाई क्यूब। mv sin थीटा बाई क्यूब। पहला सवाल ठीक है। दूसरी बात, टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड 2πm/qb। 2πm/qb। तीसरी बात, पिच क्या होगी? पिच v cos थीटा 2πm/qb। cos थीटा इंटू 2πm/qb। अब बताओ आप आगे कि x टू y डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का? x टू y डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का? बताओ। कितना होगा? 2 times x टू y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का? अरे यार देखो बोर्ड पे मैंने लगभग बना के दिखा दिया, दोबारा से बोलिए कितना? 6 mv sin theta by qb। हाँ 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 बिल्कुल। साइन थीटा, अरे साइन थीटा कहाँ से आ गया? क्या बता दिया ये? भाई देखो ये ऐसा काम है जैसे मैंने बोर्ड पे बना बना के आपसे पूछ रहा हूँ, भाई बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक, वो घूम के यहाँ आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? एक पिच, फिर कितना होगा? 2 पिच, 3 पिच। तो बताओ x से y तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल 3 times πm v cos theta 3 upon qb। टाइम्स पिच, 3 टाइम्स जो भी इसकी पिच है वो हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट आसानी से दिख ही गए यहाँ पे। yes चौथी चीज, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा ये और बता दो। डिस्टेंस, एक सर्कल पूरा हुआ तो उसमें कितनी डिस्टेंस चली इसने? एक सर्कल पूरा होने में 6 यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कितना चला? 2 pi r sin theta into t। 2πr तो बहुत गलत आंसर है। 2πr तो तब होता है जब वो सर्कल यही पूरा हुआ, वो थोड़ा आगे भी तो गया है, तो डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा हुई है थोड़ी सी, उससे तो बड़ा सर्कल है। और एक बच्चे ने बोला v sin थीटा इंटू टी, क्यों v sin थीटा इंटू टी ही क्यों? आगे भी तो गया है वो, v sin थीटा इंटू टी तो वही हो गया वहां पे 2πr
v sin थीटा इंटू टी तो 2 पाई आर ही हो जाना है, और कुछ नहीं। आप मुझे अब सिंपली ये बता दो, डिस्टेंस कवर्ड ये पूरा ये मेजर करके बताओ, ये कितना है, यहाँ से लेकर लास्ट तक कितना है। थोड़ा एक बार याद करो, कल मैंने क्या सिखाया था, डिस्टेंस कैसे बताते हैं, कल क्या सिखाया था? Speed into t spent. स्पीड इनटू टाइम स्पेंट इनसाइड द फील्ड। तो आप किसी और चक्कर में ही मत पड़ो कि पाथ कैसा है कैसा नहीं, कितनी स्पीड से पार्टिकल गया है ये बताओ, कितनी स्पीड से पार्टिकल चल रहे हैं? V. ओनली v। कितने टाइम तक, x से लेके y तक टाइम कितना हो गया होगा? Time. 3t। x से लेके y तक 3 सर्कल पूरे होते, टाइम कितना हो गया? 3t। डिस्टेंस कवर्ड विल बी सिंपली गिवन बाय v into 3t। ये बताओ ये आ गया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. तो देखो ये आप भूला मत करो, आज भी फिर दोबारा भूल गए थे जब मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, क्योंकि आर्बिट्रेरी पाथ बन जाएंगे, कहाँ से आप मेजर करोगे? ना तो 2 पाई आर है, ना तो 2 पाई आर है, 2 पाई आर तो छोटा सर्कल होता है, ये तो उससे आगे तक खुल के जा रहे हैं, बड़ी है लेंथ 2 पाई आर से। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आसान है डिस्टेंस निकालना। मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आसान है डिस्टेंस निकालना, क्योंकि डिस्टेंस सीधी मिलेगी स्पीड इनटू टाइम। हाँ जी भाई बताओ, ये आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है। हाँ। मैं एक बार मैं क्लास को कंक्लूड कर रहा था, तो उसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो एक चीज तो आज हमने ये सीख ली कि हेलिकल पाथ वगैरह कब होता है। इसमें भी अगर पिच चेंज करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, पिच बढ़ा दो घटा दो, जो भी करना है। अच्छा, फिर हम आए कि अगर दोनों ई और बी आप लगा रहे हो, एक अलग से टॉपिक ही कर लिया जिसका नाम लास्ट में दिया वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। आपने क्या किया कि दोनों फील्ड लगा दिए, ई और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उन्हें बोलते हैं क्रॉस्ड ई एंड बी। और उससे मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखाया जिससे आपने किसी पार्टिकल का क्यू बाई एम निकाल लिया, स्पेसिफिक चार्ज। और वो एक हिस्टोरिकल अरेंजमेंट था, क्योंकि जे थॉमसन ने कभी उसी की मदद से इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकाला था। कैसे निकाला था वो मैंने आपको समझा दिया। अब बताओ ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। आज शाम को मैं आपका एक इसमें सीपीपी दूंगा इसी पे, उसमें एक पेज मैग्नेटिज्म पे हो जाएगा और एक पेज आपका करंट पे हो जाएगा। इन दो चीजों पे होंगे एक एक पेज। बाकी आपको टेस्ट की तरह देके और मुझे रिप्लाई देना है, ठीक है? अच्छा अब ये बताओ, मैंने रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी है, आज की क्लास को तो हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। कल केवल एक बच्चे ने डाउट भेजे हैं, कल केवल एक स्टूडेंट ने, और लगभग जितने भी डाउट भेजे मैं उनको रिप्लाई करता रहा। आज मैं दूंगा तो करेंगे ना काम या नहीं करेंगे? बताओ। सर हाँ जी। आप रिटन टेस्ट लोगे क्या हमारा, वो जो यूटी वगैरह है? भाई अब वो तो मैं क्या बताऊं, वो तो स्कूल की तरफ से जो होगा उस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ उसमें दिखा तो रखा है, और उसमें तो फिर कुछ और ही चेंज कर दिया, क्योंकि आपका वैसे तो अगला ऑब्जेक्टिव जो था 25 को, उसमें तो सारा कंबाइंड सिलेबस था अब तक पीछे के टेस्ट का, और इसमें शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही दे रखा है। यस सर। वो तो अभी मुझे पता नहीं है, या तो जिले सर बताएंगे या फिर मैं क्लियर कर लूंगा कि किस तरह से क्या सिस्टम है। अगर सबका होना होगा तो आपका भी होगा, आपका अलग तो सेक्शन है नहीं, है ना? ऊपर इधर अल्फा में ऊपर 30 बोल जाता हूँ मैं, ऊपर 30 यदुवंशी का नाम था। अल्फा में जिनका अगर एक सेक्शन का भी टेस्ट होगा तो सभी का होगा, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो कैसा भी, ठीक है? बाकी इस पे भी फोकस करो, मैग्नेटोस्टैटिक्स पे भी, ठीक है? इसको समझते चलो। क्या ये चैप्टर समझ में आने लग रहा है कि नहीं? मैग्नेटोस्टैटिक्स आ रहे आ रहा है ना? तो ये आसान ही है, ये आसान चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद ये आसान है, क्योंकि लगभग उस तरह की चीजें अभी रिपीट होना स्टार्ट होगी, लगभग उस तरह की चीजें अभी आगे रिपीट होना स्टार्ट होगी, जैसे वहाँ कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ, तो इस तरह का। चलिए ठीक है, अब मैं छोड़ता हूँ आपकी क्लास को। आगे फिर हम शाम तक मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, वो आप एज ए टेस्ट वो देके मुझे रिप्लाई देंगे। यार आप करते नहीं हो रिप्लाई, आपकी क्लास नहीं करती रिप्लाई, 10th वाले रिप्लाई कर रहे हैं, 11th वाले कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या चक्कर है। तो
देखना, आज देखते हैं कुछ अगर चेंज हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।